हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमरेंद्र तिवारी एंड यू आर वाचिंग बोधिसत्व पीसीएस। बिहार की लोकोक्तियों से संबंधित एस्से का यह दूसरा एपिसोड है, जिसमें हम आज डिकोड करेंगे अगला खेती आगे आगे पिछला खेती भागे जागे को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अमूमन बोला जाता है। आपको पता ही होगा कि जो भी लोकोक्तियाँ होती है ना, वो अनुभव, जीवन के अनुभव और जीवन की हर एक कसौटी पे कसी हुई ज्ञानवर्धक उक्तियां होती हैं, जो समय और काल के परिप्रेक्ष्य में कही तो जाती हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए कालांतर तक समाज को ज्ञानवर्धन और दिशा प्रदान करती हैं। डियर एस्पिरेंट्स, उसी में से एक है अगला खेती आगे आगे पिछला खेती भागे जागे। इसके यदि शाब्दिक अर्थों को देखने की कोशिश करोगे तो कहा जा रहा है कि जो खेती आगे करेगा ना, तो वो आगे ही लीड करेगा। जो कोई भी काम अगर आगे शुरुआत करता है, इनिशिएशन जल्दी लेता है, तो वो लीड करता है उस काम को और सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरा लोग जो पीछे शुरुआत करते हैं, पीछे खेती करते हैं, जैसे किसी भी कार्य करने का सही समय होता है। दैट मीन्स यदि खेती की बात करें तो खेती, जैसे मान लीजिए हम रबी फसल बोते हैं, खरीफ फसल बोते हैं, जायद फसल बोते हैं, तो रबी के मौसम में खरीफ, खरीफ के मौसम में जायद, और उल्टा सीधा काम करें तो उसका प्रतिफल जो है हमारे अपने पक्ष में नहीं आने वाला है। तो सही समय पे, एग्जैक्ट समय पे जल्दी से शुरुआत करना ही सफलता का द्योतक है। हालांकि यह लोकोक्ति जो है अपने आप में अपने अपने इन अर्थों के साथ साथ कुछ विरोधाभास भाषी आयामों को भी अपने आप में समाहित किए हुए है। आप एग्जाम्पल देखोगे कि बहुत सारे लोग एक तरफ सिक्के के पहले पहलू को देखोगे कि बहुत सारे लोग जल्दी शुरुआत करके आगे लीड कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जैसे केएफसी का केस स्टडी मैं करवाऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप का केस स्टडी, रतन टाटा का केस स्टडी। ये ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के लेट में शुरुआत करते हैं, लेकिन समर्पण, तपस्या, तप, दिनचर्या को संभालते हुए, अनुशासनबद्ध होते हुए, दृढ़ संकल्पित होके अपने कार्य के प्रति डेडिकेट होते हैं, तो भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके दोनों पहलू को जीवन के और समाज के हर एक आयामों में खोलते हुए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ देखेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। और हाँ, यदि हमारा पहला एपिसोड आपने मिस किया है तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उसे जरूर फॉलो कर लेना डियर एस्पिरेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला खेती आगे आगे पिछला खेती भागे जागे। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। और ये इस शब्दार्थ को, यदि इसके शब्द को कुछ अर्थों में समेटने की कोशिश करें, इसका कोर देखें, तो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगला खेती आगे आगे पिछला खेती भागे जागे। हमारे भविष्य का निर्माण हमारे आज के द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा ही होता है। यदि हम भविष्य की शंका में सशंकित होकर अपना जीवन यापन करें कि क्या होगा और वर्तमान में कार्य न करें, सही समय पे सही कार्यों के लिए इनिशिएशन न लें, स्टेप न उठाएं, तो हमारा वर्तमान, तो हम वर्तमान को वेन में तो फेंक ही रहे हैं, झोंक ही रहे हैं। आपका भविष्य भी, किसी का भी भविष्य अंधकारमय होगा। तो सही समय पे सही शुरुआत जो है जरूरी है। और इस कहावत की सार्थकता को हम विभिन्न संदर्भों में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये अगला खेती मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और हमारी एग्रीरियन सोसाइटी है, तो शुरुआत हम एग्रीकल्चर से ही करेंगे। इसके साथ हम देखेंगे इसके प्रशासनिक और लोक कल्याण क्षेत्र में जो एडमिनिस्ट्रेटिव आयाम होता है, जो राजनीतिक आयाम होता है, उसमें इसका क्या अर्थ है और ये किस हद तक सार्थक सिद्ध हो रहा है। तीसरा है पारिवारिक मैनेजमेंट के क्षेत्र में, जैसे हम अपने पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं, पारिवारिक फाइनेंस की बात करते हैं, तो फाइनेंस के लिए हम फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए सही समय पे सही स्टेप नहीं ले पाते हैं। लोग कहते हैं कि चलो आज हमारा, मान लीजिए कि 50,000 महीना हम कमा रहे हैं और हमारा खर्चा क्या है, 60,000 रुपये है पर मंथ। दैट मीन्स हम 10,000 के लॉस में जा रहे हैं, हर एक महीने 10,000 माइनस पे जा रहे हैं। ये 10,000 हमारे ऊपर कर्जा है, एक्स्ट्रावेगेंट फैमिली है, ये शो कर रहा है। आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पारिवारिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं है। और वही व्यक्ति यदि 20,000 रुपया महीना कमा रहा है, 10,000 में अपनी फैमिली का हिसाब किताब सही कर ले रहा है, सब कुछ मैनेज कर ले रहा है, 10,000 रुपये सेविंग कर रहा है, तो जो व्यक्ति ये 20 साल के बाद शुरुआत करेगा सेविंग का कि चलो पहले हम लग्जरी फुलफिल करते हैं, बेसिक नीड्स के अलावा ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, पता है कि हम 5 लाख के कार पे चढ़ सकते हैं,
तो हम खरीद लेंगे 15 लाख का कार, 20 लाख का कार शो ऑफ करने के चक्कर में, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इसकी वाट लग जाएगी। और यहाँ पे कोई व्यक्ति अपने बेसिक नीड्स पे फोकस कर रहा है कि हाँ भोजन, वस्त्र और आवास जो है ठीक ठाक होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, उसके अलावा कोई लग्जरी की आवश्यकता नहीं है। और ये हर एक मंथ 10,000 सेविंग करता है, तो ये 20 साल में लगभग ये 50 लाख रुपए इसका, अगर हर एक मंथ में 10,000 की एसआईपी कर रहा है तो ये करोड़ों रुपए 20 साल में अर्न कर लेगा। और यहीं क्या करेगा, ये लेट शुरुआत करेगा तो वो उतना हद तक सक्सेस नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे एक एक करके सारे थ्रेड्स को खोलेंगे। और देखिए ऐसे जो है एज ए शिक्षक मैं जो बता रहा हूं, इट्स जस्ट क्वांटा ऑफ माय थॉट प्रोसेस, माय माइंड। ठीक है, आप इसके अलावा और भी सारे आयाम को सोच सकते हो। मैं शुरुआत से हमेशा कहता हूं कि शिक्षक का कर्तव्य है आपके सेंस ऑफ वंडर को क्लिक करना, आप में बच्चों जैसे उत्सुकता को जागृत करना, यही शिक्षक का मूल कर्तव्य है। और यही मैं भी अपना शिक्षक बनने के प्रयास में अपना मूल कर्तव्य समझता हूं। तो अगर आपके सेंस ऑफ वंडर को क्लिक हो रहा, मतलब मैं क्लिक कर पा रहा हूं ना, तो ये मेरा प्रयास सही और सार्थक साबित हो रहा है। इसके साथ साथ शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे, लेट्स से मान लीजिए कि किसी का 17वीं बीपीएससी का एग्जाम खराब चला गया, तो वो 2-3 महीने ऑब्वियस बीपीएससी के द्वारा, मतलब इस बार तो कचरा ही कर दिया गया है। सब लोग इससे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पीड़ित हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से इसलिए पीड़ित हैं कि बीपीएससी ने लाठी बरसाया, और मानसिक रूप से इसलिए पीड़ित हैं कि ये ऊहापोह की स्थिति में 3 महीना गुजर गया। 3 महीना जो प्रीसियस समय था, वो जो सफल हुए हैं उनका भी, जो असफल हुए हैं उनका भी निकल गया। ठीक है, और वही बच्चा, क्योंकि ये कमीशन की प्रिपरेशन है, डियर एस्पिरेंट, यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिहार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपके जीवन में अनुशासनबद्धता, धीरता, सौम्यता बहुत ही जरूरी है। कितना भी उठा पटक हो, आंदोलन और पढ़ाई अगर साथ करोगे तभी आप जाके चीजों को हासिल कर पाओगे डियर एस्पिरेंट। तो यही कोई स्टैटिक माइंड के साथ, ठीक है, कि हम आंदोलन को भी सपोर्ट करेंगे, 1 घंटे के लिए हम जाएंगे भी, और ये 3 महीने का समय निकाल लिया है, पढ़ने में निकाला है कि चलो हम एनसीईआरटी, मेरा साइंस इस बार खराब गया। हालांकि साइंस के बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रीलिम्स में मैंने जो भी पढ़ाया था, एनसीईआरटी पूरा पढ़ाया था मैंने, तो एनसीईआरटी से बियॉन्ड कुछ जाने वाला तो है नहीं। ठीक है, तो पूरा पूछ दिया था। लेकिन लेस से इन केस कि मान लो कोई कहे कि हमारा साइंस नहीं तैयार है, तो एनसीईआरटी का पूरा 3 महीना में कुछ भी नहीं करा, तो 3 महीना में कम से कम एनसीईआरटी का पूरा साइंस वो खंगाल लिया। ठीक है, और कोई व्यक्ति अब जाके लीड करेगा, मान लीजिए कि माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला जो है सुरक्षित रख लिया गया है, ये फैसला कल आता है। और देखो ये सब लिखना नहीं है, मतलब एक इसका नेक्टार मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो मोरल ऑफ द स्टोरी जो भी मैं आपको आपके सामने कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, कि कोई व्यक्ति स्टैटिक माइंड के साथ 3 महीने में जो प्रिपरेशन कर लिया, मान लिए माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आता है, अंतिम आदेश आता है, वो क्या होता है, वो हमारे पक्ष में, स्टूडेंट के पक्ष में ना होकर बीपीएससी के पक्ष में चला जाता है। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है डियर एस्पिरेंट। तो वो क्या होगा, अब जो ये लोग जो पिछड़ गए थे ना, वो ट्रैश हो जाएंगे, वो डिप्रेस हो जाएंगे, अब फिर वो हड़बड़ी में आ जाएंगे। तो जिसने अर्ली लीड किया ना अनुशासनबद्ध तरीके से, उसको पता है कि वो प्रशासनिक अधिकारी बनने वाला है, तो धीरता और गंभीरता उसके व्यक्तित्व में आवश्यक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आंदोलन को भी सपोर्ट किया और पढ़ते भी रहा, तो वो लीड ज्यादा करेगा। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसके साथ साथ विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हम देखेंगे, सामाजिक और आर्थिक जीवन के क्षेत्र में देखेंगे, राजनीति और शासन के क्षेत्र में देखेंगे, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के क्षेत्र में हम देखेंगे। ठीक है, इसकी सार्थकता क्या है, अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे। हालांकि मैंने शुरुआत में बताया कि यह अपने आप में एक विरोधाभास को भी समाहित किए हुए है। मनुष्य की अदम्य इच्छा शक्ति और साहस से परे कुछ भी नहीं है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में। ठीक है, इसीलिए अहम ब्रह्माष्टमी जब यौगिक प्रक्रियाओं में ब्रह्म और खुद के व्यक्तित्व का एकाकार हो जाता है, तभी लोग क्या कहते हैं, योगी लोग, अहम ब्रह्माष्टमी। ये बहुत कठिन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये आपने बहुत सारे केस स्टडी सुने होंगे कि जो अर्ली स्टार्ट ना करके लेट स्टार्ट करके भी
लोग बहुत सक्सेसफुल हुए। ठीक है, तो हालांकि कई बार मनुष्य की जो अदम्य इच्छा शक्ति होती है, प्रयास होता है और संकल्प होता है, उसे देर से शुरुआत करने के बावजूद भी सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। इसी में अब्राहम लिंकन का एक कोट जो है मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि महानता इस बात में नहीं है कि आप कभी गिरते नहीं, बल्कि इस बात में है कि हर बार गिरकर आप उठ खड़े होते हैं और फिर संधान करने का प्रयास करते हैं। डियर एस्पिरेंट, तो बीच में एनेक्डोट आपको देते रहना है। कोई उक्ति कहनी है, कोई कविता कहनी है, कोई शेरो शायरी कहनी है, कोई महापुरुषों का कथन कहना है रेलेवेंसी के अनुसार, ताकि जो है डायनामिज्म बरकरार रहे। ठीक है, जैसे ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरण हम देखेंगे इसमें, विरोधाभास स्वरूप अब्राहम लिंकन का, थॉमस एडिसन का, रतन टाटा का, जो 50 के एज में लगभग टाटा ग्रुप का कमान संभालते हैं और अभी देखो टाटा ग्रुप को कहां तक लेके गए हैं। ठीक है, तो केस स्टडी हम दोनों आयामों को समाहित करते हुए देखेंगे। देखो होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो बहुत बच्चे ऐसे लिखते हैं, तो एक आयाम को पकड़ के उसके शब्दों को ही मतलब हर एक जीवन या समाज के हर एक आयामों में संदर्भित करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन इसमें ये बात ध्यान में रखना है कि जो भी अमूर्त प्रकार के फिलोसफिकल एस्से होते हैं, तो उनके दोनों आयामों को, पक्ष और विपक्ष को, सिक्के के दोनों पहलू को, क्योंकि आपको अंततोगत्वा सिक्का जो है आपको चलाना है मार्केट में, आपका सिक्का खोटा ना हो, तो सिक्के का दोनों पहलू बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के साथ। तो इसलिए जरूरी है पॉजिटिव और निगेटिव आयामों को का सार तत्व उसमें डालते हुए अंततोगत्वा पॉजिटिव निष्कर्ष के साथ किसी भी टॉपिक को कंक्लूड करें। तब कृषि क्षेत्र में कहावत की सार्थकता देखते हैं। डियर एस्पिरेंट, देखो अभी बात आ रही है जैविक कृषि की, अभी बात आ रही है क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर की, अभी बात आ रही है स्मार्ट एग्रीकल्चर की, अभी बात आ रही है बहुत सारी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करना है कृषि में, बहुत सारी रोबोटिक्स का यूज करना है, एआई का यूज करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ लोग कहेंगे कि ना भैया हम बने रहेंगे स्टैटिक, वी आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट एनी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स इन आवर एग्रीकल्चर सिस्टम। बट क्या होगा, आपके बनिस्पत, आपका कंपटीटर चाइना या आपका पड़ोसी क्या होगा, अर्ली शुरुआत करेगा। जो चेंजेस हो रहे हैं, डायनेमिक चेंजेस जो है, ये सनातन सत्य है, सोसाइटी में होता ही होता है, तो वो क्या कर लेगा, इसे अडॉप्ट करेगा। जब अडॉप्ट करेगा तो वो क्या करेगा, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ेगा, स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ेगा, इनपुट उसका कम होगा, मेहनत कम होगा और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये जरूरी है कि नहीं है। अब मान लो कि इंडिया कहे कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट these all scientific achievement in agriculture system, तो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, तो क्या होगा, इंडिया पिछड़ जाएगा। ठीक है, इंडिया का एक तरफ तो फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है। ठीक है, अभी मतलब जनसंख्या का आंकड़ा जारी हो, जनसंख्या होने के बाद, सेंसस होने के बाद, तो ऑब्वियस ये एक्सीड कर चुका है चाइना के पॉपुलेशन को। तो अगर ये नहीं करेगा तो चाइना लीड करेगा। ठीक है, पता चले कि इंडिया जो है अभी भी सफर कर रहा है, इंडिया का एग्रीकल्चर मानसून पे निर्भर है। हम ऐसा ही धान की प्रजाति है हमारे पास जो उसको लबालब पानी चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर। चाइना क्या कर लिया, ऐसे मॉडिफाइड जो है बीजों का उत्पादन कर लिया, जो सूखा भी हो तो धान का वैसे ही रेगिस्तान में भी वो कर दो, रोप दो, गाड़ दो, तो वहां पर भी धान हो जा रहा है। ठीक है, तो साइंटिफिक अचीवमेंट यही होते हैं। तो अर्ली स्टेज में यदि इसका एडॉप्शन करें, हम इसको स्वीकार करें, तो हमें क्या होगा, हमें सफलता के चांसेस अपने जनसंख्या के पोषण का और सस्टेनेबिलिटी का हम ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ हरित क्रांति की बात करा जाए तो जैसे देखो, अब यहाँ पे जो पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी वाले हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के, जैसे ईस्टर्न स्टेट हैं, ठीक है, ईस्टर्न स्टेट हैं इंडिया के, तो जैसे बिहार हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये जो भी स्टेट्स है ना, ये पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी के स्टेट में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ये जो है सफलीभूत नहीं हुआ। यहाँ के लोग कहे कि ना भैया, कि जो HYB है ना, इसको हम खाएंगे तो मतलब इसका मतलब अन्न खाएंगे, इससे जो भी अन्न उपजेगा वो हमें नपुंसक बना देगा। बहुत सारी की मिथ भ्रांतियां थी, बहुत सारी की भ्रांतियां, मतलब इससे संबंधित भ्रांतियां उत्पन्न हुई, हमारा जमीनों में बंजर हो जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा था, तो लोगों ने इसे अडॉप्ट नहीं किया। वहीं यदि पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो ये सेंट्रलाइज रूप से इन्होंने अडॉप्ट किया, और आज जाके देखो हरियाणा और पंजाब के किसानों को
ठीक है, वो रियल में लगेगा कि वो विकसित देश के किसान हैं। ठीक है, 15 लाख का थार खरीदेंगे और 20 लाख का उसमें मॉडिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है, 5 लाख का ट्रैक्टर खरीदेंगे, 15 लाख का उसमें मॉडिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है, क्यों क्यों मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अर्ली स्टेज में जो चेंजेस थे उसको एक्सेप्ट किया, जो उसके हितकर चीजें थी उसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसका वो प्रतिफल जो है सुफल के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वहीं पे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश या अन्य स्टेट की बात करें जो पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी की स्थिति में है, वो पिछड़े हुए हैं। अब्राहम लिंकन ने भी कहा था, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, कोट करना चाहूंगा अब्राहम लिंकन को, कि आप भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसे बनाना है डियर एस्पिरेंट। और ये कब बनेगा? जब हम अगला खेती आगे आगे पिछला खेती भागे जागे एग्रेसिव मोड में रहेंगे डियर एस्पिरेंट। यहां पे एक केस स्टडी मैं आपको देना चाहूंगा, केस स्टडी देना चाहूंगा। बिजनेस टाइकून अपने देश के या एशिया के या विश्व के भी कहें बिजनेस टाइकून्स में से एक मुकेश अंबानी साहब का। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आप इतना अग्रसर क्यों रहते हैं, इतना एग्रेसिव, आप मतलब आपके आने के बाद मार्केट में कंपनियां धराशाही क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं 10 साल बाद का सोचता हूं कि 10 साल बाद क्या होने वाला है, और मैं ये मतलब सोचता हूं अपने थॉट प्रोसेस को, इतना मैंने ऐसी एक्टिविटी, ऐसा मतलब पर्सनालिटी का एक डायमेंशन मैंने कल्टीवेट किया है, उसको मतलब इंप्रूव किया है, इस तरीके का सोचने का थॉट प्रोसेस कि मुझे पता चल जाता है कि 10 साल बाद क्या होगा। नहीं भी पता चलता है कि तो अपने टीम के साथ मंथन करता हूं और उस 10 साल बाद वाले प्रोसेस को मैं अभी से अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूं। इसी वजह से जो है मैं मार्केट में लीड करता हूं डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो ये क्या है, यही दर्शा रहा है कि जो आगे खेती करेगा वो आगे ही रहेगा, लेकिन जो पीछे शुरुआत करेगा उसके चांसेस यही है कि वो पीछे रहें और उसके सफलता के चांसेस भाग्य भरोसे ही रहेंगे डियर एस्पिरेंट। ठीक ठीक है। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में बात करें तो नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था? शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं, नेल्सन मंडेला। और इतना शक्तिशाली हथियार होने के बावजूद अब आप इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं अर्ली स्टेज पे। मान लीजिए कि मेटावर्स का जमाना आ रहा है, ठीक है, मेटावर्स का जमाना आ रहा है आने वाले समय में। दैट मीन्स कि हमें ऑफलाइन क्लासेस चलाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में सिस्टम पे बैठ गए, आपके यहाँ जियो फाइबर है, अब तो स्टारलिंक भी आ गया, बहुत सारे, या एयरटेल का फाइबर है, एयर फाइबर है, आप उससे कनेक्ट हो गए। तो मेटावर्स क्या है? एक मायावी दुनिया है, एक यूनिवर्स में ये एक आभासी दुनिया है जहाँ पे मेरा क्लास रहेगा, मैं अपने सिस्टम पे यहाँ पे ऑनलाइन हो जाऊंगा और आपको वहाँ पे लगेगा, अपने सिस्टम पे बैठ जाओगे, लॉगिन करोगे, ठीक है, वीआर वगैरह सेट पहन लोगे तो आपको लगेगा कि यू आर प्रेजेंस इन लाइक फिजिकल क्लास, और मेरे से 1-to-1 इंटरेक्शन करोगे डियर एस्पिरेंट। ठीक है, हमें 1-to-1 इंटरेक्शन करना होता है तो मैं आपको लाइव कॉल करता हूँ, ठीक है, लाइव आता हूं तो हमारी बात हो पाती है। लेकिन मेटावर्स में क्या होगा? ऐसे ही होगा। तो जो मान लीजिए मेटावर्स को पहले अडॉप्ट कर लेगा तो वो क्या होगा? इस चीज को एक्सेस कर पाएगा और अपने इस एक्सेस का लाभ जो है अपने प्रिय छात्रों को जल्दी पहुंचा पाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ यदि विद्यार्थी की बात करें, जो कि मैंने पहले शुरुआत में ही बताया था, केस स्टडी के रूप में 17वीं बीपीएससी का केस स्टडी दिया था कि जो विद्यार्थी पहले से पढ़ाई में जुट जाते हैं वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऑब्वियस कि जबकि जो अंतिम समय में तैयारी करते हैं वो कठिनाइयों का सामना करते हैं। आप लोग बुरा मत मानना, अभी भी मेरे पास कॉल आता है कि सर कोई आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो मैं बताऊंगा कि अभी 30 दिन का समय है आपके पास, 30 to 35 days, देयर इज नो नीड टू ज्वाइन एनी टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज। मार्केट में जो टॉपर्स होते हैं, जो देखो जो जो सफल होते हैं, जो असफल होते हैं, जो लड़का इंटरव्यू तक पहुंचा है, मेंस दिया है कई कई बार, वो असफल हो गया तो कहीं ना कहीं उसके तैयारियों में वो थोड़ी बहुत खामियां और इसके साथ उसका बैड लक दोनों कंसाइज हो जाते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस अमूमन देखा गया है कि जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनका बैड लक ही होता है। तो आपके सफलता में और असफलता में वही लक जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करता है। जैसे मैं एस्से है, एस्से इज क्वाइट सब्जेक्टिव, तो मान लीजिए कि आपने एस्से लिखा, वहीं सेम टॉपिक किसी अन्य से पढ़ाए, मेरे से पढ़ाए, तो मेरे को मतलब बहुत पसंद आया और मैं इंप्रेस हो गया और आपसे 2-4 नंबर, जैसे 20 मार्क्स का है तो मैं 15 मार्क्स दे दिया।
कोई दूसरा आदमी है, हो सकता है कि उसकी मन स्थिति उस समय वर्तमान में कुछ और हो, कितना भी उसको खाका दो, व्यक्ति का डिसीजन अपने मन प्रवृत्ति से जरूर ही प्रभावित होता है डियर एस्पिरेंट। ये ध्यान में रखना, इसको बदल नहीं सकते हो, ये सनातन सत्य है, ठीक है, अकाट्य सत्य है, इसे बदल नहीं सकते हो आप। तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और आपके कुछ शब्दों से वो क्षुण्ण हो जाता है और कहता है कि ना भैया भक, इसको 15 नंबर नहीं देंगे, इसको 10 से नंबर देंगे। तो यहाँ पे लक काम किया कि नहीं किया, ठीक है, तो वही बात है। तो लोग आपको क्या करेंगे, आके डिमोटिवेट कर देंगे। बहुत सारे लोग, अब बहुत सारे लास्ट 30 दिन में ये करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। ये 30 दिन आपका है डियर एस्पिरेंट। आप अपना भगवान हो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आपको पता है कि आपकी क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसे थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए समय दो, जो वीक है उस पर बार बार रिवाइज करो। मनन काफी जरूरी है, मनन काफी जरूरी है। बहुत सारे, एक एस्पिरेंट है हमारे टेस्ट सीरीज में, नाम नहीं लूंगा, उनका नोट्स काफी अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो लिखते भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन होता क्या है, कभी कभी वो बात बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मनन नहीं होता। बार बार, कल मेरे से परसों कॉल किए थे, पूछ रहे थे कि सर मैं डिमोटिवेट हूँ, नए बच्चे मेरे से अच्छे लिख पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे डिमोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। आपके बड़ा बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाने से क्या फायदा, जब उस नोट्स को आप मनन नहीं कर पा रहे हो। आपके पास AK-47 है और AK-47 चलाने का प्रैक्टिस नहीं करते हो, ताकि आपातकाल में या इमरजेंसी में आपको क्या करे, उस जब चलाने की आवश्यकता हो तो आप निधड़क चला सको, बेधड़क चला सको, ठीक है। तो अब अंततोगत्वा जाओगे और कहोगे कि अरे भैया मैं चला ही नहीं पा रहा हूं, तो ये आपकी अपनी गलती है। तो मनन जरूरी है, दिमाग में आपकी फ्रेमिंग होनी चाहिए किसी भी टॉपिक से संबंधित, और दिमाग में उसका बार बार मनन होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो अंतिम समय में तैयारी करते हैं वो कठिनाइयों का सामना करते हैं, ऑब्वियस, जो मैंने कहानी आपको बता दी। तो शुरुआत अर्ली जो है अच्छी होती है। इसके साथ साथ यदि राष्ट्र की बात करें तो शुरुआत में हमारे यहाँ ना, हम शुरुआत में, ये थोड़ा सा अकाट्य सत्य है, इसे ध्यान में रखना, भूखे नंगे लोग थे। भारत जो है 1947 में जब आजाद हुआ तो सबसे पहले खाने के लाले थे इसके पास, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें नेहरू जी की मतलब कहेंगे डिसीजन मेकिंग में थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे गलतियां भी हो गई थी, क्योंकि शुरुआत में हमने फोकस नहीं किया हेल्थ और स्वास्थ्य पे। शुरुआत में ये था, पहला आपने 5 ईयर प्लान देखा कि भैया पेट भर जाए किसी भी तरीके के, उस पर फोकस था। दूसरे पे डायरेक्ट उन्होंने हैवी इंडस्ट्री पे फोकस कर दिया, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ वगैरह पे कम ध्यान दिया। लेकिन जो एशियन टाइगर्स थे, आपके पास चाइना देख लो, कोरिया देख लो, या एशिया के अन्य सारे देश जो हैं, सिंगापुर वगैरह देख लो, ये जो है बहुत आगे बढ़ गए, ठीक है। जापान और दक्षिण कोरिया ने शिक्षा को प्राथमिकता दी और आज वे विश्व के अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। और हमारे यहाँ देखो, इतने सारे अचीवमेंट के बाद हम मतलब एजुकेशन में सॉफ्ट पावर बन के बैठे हुए हैं। बावजूद इसके हमारी एक भी यूनिवर्सिटी जो है टॉप नॉचेज में नहीं आती है, टॉप 100 में नहीं आ पाती है। इवन इफ IIT दिल्ली कोई भी नहीं आता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमने अर्ली शुरुआत नहीं की। अब जाके जो है बिहार में भी शुरुआत में क्या था, बिहार में शिक्षा राजनीति की शिकार हो गई। अब जाके शिक्षा पे एलोकेशन के, सबसे अधिक एलोकेशन के बावजूद भी शिक्षा में जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और अभी भी हम अगला खेती आगे आगे वाले प्रोसेस को नहीं अपनाने पे लग रहे हैं। हम जो है अभी भी, जैसे हमारा शिक्षकों का सिलेक्शन प्रोसेस है, मैं कहता हूं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको ओपन कर दो। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो BPSC का मेंस वगैरह दे रहे हैं, उनको 1-2% का रिजर्वेशन दे दो। बार बार बेचारे थक जा रहे हैं, हार जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, इंटरव्यू तक पहुंच रहे नहीं हो पा रहा है, 1-2% रिजर्वेशन दे दो, उनको दो डायरेक्ट कि आप आओ, ओपन कर दो सबके लिए। कोई जरूरी है B.Ed करना? क्या मतलब B.Ed खेत में से करके लोग बच्चे आ जा रहे हैं, डिग्री खरीद के आ जा रहे हैं, और बाद में आप उनकी छटनी कर रहे हो। उससे बेटर आप ओपन कर दो, सब बैठेंगे, प्री लो, मेंस लो, उसके बाद जो है जो मेंस में पास करेगा, बढ़िया नंबर से लाके पास करेगा, उसको आप ट्रेनिंग दिलवा दो। उससे पैसा भी ले लो, 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपया, वो खुशी खुशी दे भी देगा। जब उसको पता चल जाएगा कि हम फाइनली वी आर सेलेक्टेड या आई एम सेलेक्टेड, तो वो दे देगा 10-20 हज़ार रुपया कहीं से कर्जा वर्जा काट के, और कोई उसे कर्जा भी दे देगा, ठीक है। तो ऐसी बात होनी चाहिए। तो हम अर्ली स्टेज में नहीं है, मतलब अर्ली स्टेप लेने के चक्कर में नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित है, ठीक है। तो इसीलिए जाके अभी बिहार में इतना सारा एलोकेशन के बावजूद लगातार कई सालों से देखो, एजुकेशन पे सबसे अधिक बजटरी एलोकेशन हो रहा है, लेकिन सुधार ना के बराबर है।
भारत में सफलता संग्राम के दौरान जिन्होंने शिक्षा को अपनाया, उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना में बहुत बड़ा योगदान दिया, जैसे राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले वगैरह लोग। ये लोग क्या थी, लेडी अर्ली, मतलब जिस समय औरतें जो है घूंघट और मिट्टी के दीवारों से मिट्टी से बने दीवारों के घुटन भरे कमरों में बंद रहती थी, उसमें ये लोग बाहर आए, लीड किए। और जब बाहर आए, लीड किए, तो ये जो अर्ली स्टेज होता है, अगला खेती आगे आगे वाला, तो ये समाज को एक आईना दर्शाए, समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किए। और जो औरतें इनका विरोध कर रही थी, जो सोसाइटी इनका विरोध कर रहा था, वो आज फिर औरतों को पढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन अगर यही बात उसी समय एक्सेप्ट कर ली जाती जिस समय इन्होंने शुरुआत किया था, बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया था, तो आज जो है भारत की दशा कुछ और होती, डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो ये अर्ली इनिशिएशन जो है काफी जरूरी है। फिर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देखें, देखो हम पर्सनल फाइनेंस और या यूं कहें कि पारिवारिक मैनेजमेंट में शुरुआत में ही बता दिया था कि कैसे जरूरी है। एक बार और पारिवारिक फैमिली प्लान, फैमिली के बारे में बता दे रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका 2 बच्चा है, ठीक है, दो चिल्ड्रेन हैं आपके, और दोनों के लिए आप शुरुआत में नहीं सोच रहे हो कि इनके एजुकेशन के बारे में सोचें, इनके हायर एजुकेशन के बारे में सोचें, इनके स्वास्थ्य के बारे में सोचें। और कोई, आप ठीक ठाक पैसा कमा रहे हो और कोई आदमी जो है वो कम पैसा भी कमा रहा है, लेकिन अपने बच्ची के लिए, अपने बेटे के लिए जो है एसआईपी कर रहा है, कहीं शेयर मार्केट में कुछ शेयर खरीद के रख दे रहा है, या एफडी कर दे रहा है कुछ कुछ पैसे हर एक 10-10 साल के लिए। तो वो क्या करेगा, जब आप शुरुआत करोगे 10 साल बाद ना अपने बच्चों के बारे में सोचना और अपने फैमिली के भविष्य के बारे में सोचना, तब तक वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान कर चुका होगा। तो इसलिए मतलब कई तरीकों से आप इसे लिख सकते हो, पर्सनल मैनेजमेंट में भी, खुद के व्यक्तिगत जीवन में भी इसे आप लिख सकते हो। अब विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देखें तो विज्ञान बिना प्रयोग के बेकार है और प्रयोग बिना आगे बढ़ने की इच्छा के संभव नहीं है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कथन था, और आज ये विज्ञान और तकनीक की दुनिया में क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब एक बात करें कि जो देश, आपने देखा होगा कि हमने जब हमारे यहाँ कंप्यूटर को अडॉप्ट किया जा रहा था राजीव गांधी जी के द्वारा, तो उस समय भी बहुत जैसे समाजवादी लोग थे, मुलायम सिंह यादव जी वगैरह लोग थे, लोहिया से प्रभावित थे, वो लोग कह रहे थे कि अरे ये समाज सोसाइटी को बेकार कर देगा, सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे मरेंगे, फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो काफी ज्यादा व्यवधान पैदा हुआ था। उस समय क्लोज्ड इकोनॉमी भी थी हमारी, सरकार का पूरा नियंत्रण था कि कितना पैदा करना है, कैसे पैदा करना है, किसको बेचना है, क्यों बेचना है, सारी चीजें थी। एक तो वैसे ही प्रगति नहीं कर पा रहे थे, और जो साइंटिफिक चेंजेस हो रहे थे उसको भी हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम काफी लेट हम इन सारी चीजों की शुरुआत करें। तो अमेरिका देखो आज कहां पहुंच गया है, जो भी साइंटिफिक ओरिएंटेड देश हैं वो कहां के कहां पहुंच गए हैं, और हम अंधविश्वासों में ही फंसे रहे। जो देश समाज और तकनीकों को शीघ्र अपनाते हैं वो आगे बढ़ते हैं। एआई का शुरुआत, एआई की ही बात करें, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो देखो अभी कितना एग्रेसिव अप्रोच के साथ अपनाया जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने के लिए यूनियन बजट में 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। एआई इंडिया मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें एआई और मशीन लर्निंग वगैरह भी शामिल है। तो ये बता रहा है कि हम अर्ली शुरुआत, अर्ली जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें अगला खेती आगे आगे करने के लिए हम क्या हैं, अग्रसर हैं। तो मान लीजिए कि हम अभी शुरुआत में, जब अभी एआई का जो स्टेज है हमारा, ये एआई जो है रिएक्टिव मशीन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, रिएक्टिव मशीन के रूप में काम कर रहा है, और इसका जो अपर स्टार्टा है वो है थियोरी ऑफ माइंड में। तो मान लीजिए हम जब रिएक्टिव मशीन के रूप में अभी एआई है, तो हम इसको अडॉप्ट ही नहीं करें और डायरेक्ट हम थियोरी ऑफ माइंड में पहुंचने की कोशिश करें, तो क्या पहुंच पाएंगे? और जब हम एआई को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, तब तक सारी दुनिया थियोरी ऑफ माइंड तक पहुंच चुकी होगी, रिसर्च कर चुकी होगी, एआई के पॉजिटिव और निगेटिव आयामों को क्या कर रहे अपने आप में समेट के आगे बढ़ गई होगी। ठीक है, इसके साथ साथ भारत में डिजिटल क्रांति और स्टार्टअप संस्कृति को अपनाने वाले जो भी उद्यमी हैं वो क्या कर रहे हैं, आज के समय लीड कर रहे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ओला, जोमेटो, ये सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जो भी आपके गांव में या मोहल्ले में
मिसलेनियस स्टोर था किसी चाचा का, किसी भैया का, जिन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट किया, जिन्होंने जल्दी से अपने दुकान का एप्लीकेशन बना लिया, अपने दुकान का एक कॉल सेंटर, मतलब एक मोबाइल में सिम लगा के पर्टिकुलर दुकान को डेडिकेटेड कर दिया, अपने यहाँ कुछ ऐसे आदमियों को हायर कर लिए जो होम डिलीवरी देने के लिए तैयार हैं, वो क्या कर रहे हैं, आज सर्वाइव हो रहे हैं और उनके कई सारे चेन खुल गए। लेकिन जो लोग इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किए, ना भैया हम तो डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ ही हम सारी चीज़ें करेंगे, आपको खरीदना है तो हमारे दुकान पे आओ और नहीं खरीदना है तो कहीं और जाओ, ठीक है। तो मतलब या मतलब वैसे होम डिलीवरी कराना है तो कहीं और जाओ, तो वो लोग क्या हो गए, वो लोग पिछड़ गए हैं, ठीक है। वहीं इस दौड़ में जो पीछे रह गए वो प्रतिस्पर्धा में संघर्ष उनको करना पड़ता है, इसलिए तकनीक और नवाचार को अपनाने में देरी करने वाले अक्सर क्या होते हैं, पछताते हैं। और ये इन पे सार्थक सिद्ध होता है कि अगला खेती आगे आगे और पिछला खेती पीछे पीछे, भागे जागे, पीछे पीछे ना। सामाजिक और आर्थिक जीवन में देखोगे आप तो सामाजिक और आर्थिक जीवन में समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं किए करते हैं। शेक्सपियर का कथन है, जो व्यक्ति नए अवसरों को पहचानता है, निवेश करता है, वो आर्थिक रूप से क्या होता है, सशक्त रहता है। मैंने पर्सनल भी कहो या देश के रूप में भी कहो ये बात, या ठीक है एक परिवार के रूप में भी बात कहो, ठीक है। महिला सशक्तिकरण में भी ये देखा गया है कि जो समाज महिलाओं को पहले शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान देते हैं वो तेजी से प्रगति करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, महिला सशक्तिकरण पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा लेट शुरुआत करी गई। हम महिलाओं को शिक्षित नहीं करते थे। अभी भी देखोगे पितृसत्तात्मक हमारे सोसाइटी में महिलाओं को 2M दर्जा प्राप्त है। महिलाएं दुनिया के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ के लीड कर रही हैं उस क्षेत्र को, लेकिन हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं है। बहुत सारे काका और मामा ऐसे मिल जाएंगे, अरे ना भैया, ना ना बिल्कुल ना, हम अपनी बिटिया को नहीं पढ़ाएंगे, अंततोगत्वा चूल्हा चौकी ही करना है। अरे यार तुम पढ़ा के तो देखो कि वो केवल चूल्हा चौकी के लायक है या फिर आगे अपने जीवन में और भी एक्सेल कर सकती है। तो लोग इनिशिएशन ही नहीं लेते हैं, अगला खेती करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए जब लेट से शुरुआत करेंगे तो वो तो मतलब नसीब पे ही रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ सामाजिक सुधारों में जैसे बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा, शिक्षा सुधार को पहले अपनाने वाले समाज अधिक विकसित हुए हैं। लेकिन जो लेट से जिन्होंने अडॉप्ट किया वो अभी पिछड़े के पिछड़े रह गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है जो व्यक्ति समय के साथ बदलाव को स्वीकार करता है वहीं जो है आगे बढ़ता है। डियर एस्पिरेंट, आई होप कि जो चीजें भी मैं कन्वे कर रहा हूं वो आप तक आसानी से पहुंच रहा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ राजनीति और शासन में, जैसे आप बताओ कि इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी कितनी दूरदर्शी थी, दूरदर्शिता उसमें कितना था उनमें, ठीक है। कि उन्होंने जैसे ये कहा था कि आने वाले समय में हमारे लिए जनसंख्या जो है अभिशाप बन सकता है। जनसंख्या बहुत फास्ट पेस से जो ग्रोथ हो रहा है इसको रोकना जरूरी है। हालांकि रोकने का तरीका जबरदस्ती नसबंदी जो है वो एक गलत तरीका था। लोक कल्याणकारी और लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दूरदर्शिता तो थी और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे हैं। अब बिहार के ही केस स्टडी देख लो, यहाँ पे भूमि पे कितना दबाव बढ़ गया है, एग्रीकल्चर पे कितना दबाव बढ़ गया है, छद्म बेरोजगारी है, लोग माइग्रेट करने के लिए मजबूर हैं, ठीक है। कितनी सरकारी नौकरी किसी को दी जा सकती है, औद्योगिकरण नहीं है तो लोग कहाँ जाते हैं, बाहर के राज्यों में जाते हैं और 2M दर्जे की नौकरी करने के लिए क्या होते हैं, वो मजबूर होते हैं। जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वो इसे दोहराने के लिए बाध्य होते हैं। जॉर्ज सैंटायाना का कथन है डियर एस्पिरेंट। तो इसीलिए मान लीजिए कि आप बार बार आप देख रहे हो कि लोग जो अर्ली शुरुआत करते हैं वो लीड कर रहे हैं और आप इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। जैसे लोकतंत्र में जागरूक नागरिक अपने अधिकारों को समझकर देश के विकास में योगदान देते हैं। जो पहले से सुशासन और पारदर्शिता को अपनाते हैं वो अधिक स्थिर और विकसित होते हैं। और हमारे यहाँ लेट से शुरू होता है। पहले क्या होता था, लाल फीताशाही थी, हम डीएम को एक्सेस ही नहीं कर पाते थे, एसडीएम को एक्सेस ही नहीं कर पाते थे, बीडीओ का एक्सेस ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं चलता था, उनकी एक अलग ही छवि बनी रहती थी, ठीक है। अभी भी देखोगे बहुत सारे लोग भौकाल बना के चलते हैं अपने साथ, मतलब अपना पर्सनल जो है पीआर टीम लेके चलेंगे, वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और एक मैंने देखा था, हालांकि ये अच्छी चीज नहीं है लोक प्रशासक के लिए, ये अच्छी चीज लोक प्रशासन में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं उसके लिए ये अच्छी चीज नहीं है। यू आर सर्वेंट ऑफ द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट हो आप,
तो ये शो ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको, ठीक है। तो आप मतलब यूट्यूबर नहीं हो, इस पे रोक भी होना चाहिए। बहुत सारे राज्यों ने लगाया और कई सारे हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस पे कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे अब बिहार में भी मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं शो ऑफ करने के चक्कर में, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की बात करें और उदारीकरण नीतियों की बात करें तो लिबरलाइजेशन जो है इंडिया में काफ़ी लेट, आपको पता है 90 के दशक में इसको एक्सेप्ट किया गया, जबकि दुनिया जो है ओपन इकोनॉमी बन चुकी थी और कितना हार्ड पेस से आगे बढ़ रही थी, ठीक है। तो इसीलिए हम अधिक मतलब आर्थिक विकास में क्या हो गए, पिछड़ गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि दो देश समय और समय पर सही नीतियां अपनाते हैं, वे विश्व मंच पे, ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रशासनिक और लोक कल्याण के क्षेत्र में भी देखो, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्रशासनिक और लोक कल्याण के क्षेत्र में प्रशासन में पारदर्शिता जरूरी है, लाल फीताशाही नहीं है, गवर्नेंस एट द डोर पहुंचना चाहिए, मतलब पब्लिक के डोर स्टेप पे गवर्नेंस पहुंचना चाहिए, गवर्नमेंट खुद आनी चाहिए। तो ऐसा इनिशिएशन आप देखोगे कि अगर हम अर्ली स्टेज पे अपनाते हैं तो हमारा विकास जो है जल्दी होगा, लेकिन हम लेट अपनाते हैं तो हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। पारिवारिक मैनेजमेंट के क्षेत्र में मैंने बता ही दिया। अब देखो सिक्के का दूसरा पहलू है, कोई जरूरी नहीं है कि अगला खेती आगे आगे ही हो, समय और परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि जो आगे खेती करता है वो स्टैटिक रह जाए या पिछड़ जाए, लेकिन जो लेट से शुरुआत करे वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो सिक्के का दूसरा पहलू, हमें सिक्का बैलेंस करना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कथन है, समय पर किया गया छोटा सा प्रयास बाद में बड़ी आपदाओं से बचा सकता है। नहीं, एक प्राकृतिक आपदाओं का भी देख लें, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा हम कहते हैं कि जैसे मान लो कि हमारी सरकार है बिहार की, तो बिहार जो है लगभग उत्तरी बिहार तो भूकंप जोन 5 में आता है, अगर देखें तो पूरा बिहार लगभग 4 में आता ही आता है। तो हम आपदा मैनेजमेंट के लिए तैयार ना, हम सोचेंगे वाह भैया, जैसे हम आपदा मैनेजमेंट की बात करें तो हमारा जो भी अर्बन प्लानिंग है ना, अर्बन डेवलपमेंट है, वो क्या होना चाहिए, प्लान रूप से होना चाहिए। अब पटना की गलियों में देखो, भिकना पहाड़ी में देखो, कितने सारे ऐसे मकान हैं जो भूकंप जोन 4 का जो स्टैंडर्ड है, जो पैमाना है, उसको मानते हुए बने हुए हैं, नहीं बने हुए हैं। 7 की इंटेंसिटी से जबरदस्त झटका आ जाए तो लगभग सारे लोग मतलब मर जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी नॉर्म्स का उसमें नॉर्म्स को फॉलो किया ही नहीं गया है। सरकार अगला खेती आगे आगे करने के लिए आतुर ही नहीं है, सरकार भविष्यदर्शी नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि जब एक बार भूकंप आ जाएगा तो बीच बचाव करती रह जाएगी, अधिकतर लोग सफोकेशन से मर जाएंगे अगर दब गए तो, ठीक है। दबने से ना मरे तो सफोकेशन से मर जाएंगे, और अधिकतर केस में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन, इसके साथ साथ मान लीजिए एक भूकंप की बात कर लें, इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करना, स्मार्ट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करना समय की अनिवार्यता है। एग्रेसिव पेस के साथ दुनिया जो है डेवलप कर रही है, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत हाई पेस से आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस क्लाइमेट चेंजेस होंगे। तो क्लाइमेट चेंजेस जो है होंगे, उसके लिए हम अभी से तैयार ना हो, अर्ली स्टेज में तैयारी ना करें, बाद में करें, तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा, ठीक है। जापान में भूकंप रोधी तकनीक अपनाई जिससे वह विनाशकारी भूकंपों का सामना करने में सक्षम है, ठीक है। भारत में यदि समय रहते जल संरक्षण और वन संरक्षण की नीतियां नहीं अपनाई जाती है तो जल संकट की समस्या काफी गंभीर हो सकती है। इसके साथ साथ बिहार में यदि जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो ये राजनीतिक मुद्दा है। कोई भी नेता नहीं आता है और ये कहता है कि भैया अपने बचवा पे, बच्चा पैदा करने पे रोक लगाओ, जनसंख्या को स्टॉप करो अब, ठीक है। हम दो हमारे दो वाले नीति पे ही चलो, या हम दो हमारे एक सोरही, एक सोरही समझते हो, लोकल लैंग्वेज होता है हमारे तरफ, एक सोरही का मतलब 16 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी पहले से प्रयास होना जरूरी है, अगला खेती आगे आगे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सिक्के के दूसरे पहलू के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि महानता इस बात में नहीं कि आप कभी गिरते नहीं, बल्कि इस बात में कि हर बार गिरकर उठते हो। अर्थात यदि कोई व्यक्ति देर से भी प्रयास शुरू करे लेकिन अदम्य इच्छा शक्ति, संपूर्ण समर्पण के साथ कार्य करे और संगठनात्मक तरीके से परिश्रम, कठिन परिश्रम करने के लिए अदम्य साहस दिखाए, तो वो सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि अगला खेती आगे आगे भी हो। तो अब्राहम लिंकन का केस स्टडी देखते हैं, संघर्ष से राष्ट्रपति बनने तक जीवन में बहुत सारे बिजनेस करे,
बहुत सारे चुनाव लड़े, सब में असफलता मिली और अंततोगत्वा उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 52 वर्ष के उम्र में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने और दास प्रथा जैसी कुप्रथा का उन्मूलन किया, जो कि आज की दुनिया में इतिहास के पन्नों पे छपी जो अचीवमेंट हैं हमारे प्रशासकों की, राजनीतिक पुरोधाओं की विश्व के, उसमें देखोगे कि दास प्रथा उन्मूलन जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? लिंकन की कहानी यह दर्शाती है कि यदि कोई व्यक्ति देर से भी प्रयास करता है तो वह अपने साहस और संकल्प से महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, आगे देखो, कर्नल सैंडर्स, केएफसी, बहुत लोग खाए होंगे केएफसी का चिकन, हाथ दबा के टंगरी तोड़ तोड़ के खाए होंगे। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, ठीक है, इन्होंने 65 वर्ष की उम्र में केएफसी की स्थापना करी है। जीवन मतलब विश्व का कौन सा ऐसा शहर नहीं है छोटे से लेके बड़ा जहां पे केएफसी का एक आउटलेट ना हो। कई बार सफल हुए, जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखा और दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड ब्रांड जो है की एक नींव रखी। तो इससे क्या शिक्षा मिलता है, वहीं इसको जस्टिफाई करेंगे कि कोशिश की कोई उम्र नहीं होती, कोई जरूरी नहीं है कि अगला खेती ही आगे आगे हो। आप बाद में भी शुरुआत करके जो है अगर ठान लेते हैं कि मुझे करना है, जिद पे अड़ जाते हैं, तो लेट शुरुआत में भी, पिछला खेती में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती पीछे भागे जागे, ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसे समाहित करके मत देखो, ठीक है। इसे दुनिया के हर एक आयाम में, समाज के, सोसाइटी के हर एक आयाम में आप देखोगे तो ये दोनों पहलुओं पे ये सटीक बैठता है। इसके साथ साथ देरी से शुरुआत करने वालों को क्या मतलब कुछ हम सजेशन दे देंगे, जैसे यदि आत्मविश्वास और साहस बनाए रखते हैं, असफलताओं से घबराते नहीं हैं, जैसे कि नेपोलियन हिल ने कहा था, असफलता केवल एक संकेत है कि आपकी सफलता और भी बड़ी होने वाली है। इसलिए आप असफलताओं से जड़ने के बाद उसे सीखना चाहिए, डरने की बजाय उसे सीखना चाहिए, और कभी भी सीखने की प्रक्रिया जो है समाप्त नहीं होती। यदि प्रेरणा और धैर्य आप बनाए रखते हैं तो लेट से भी शुरुआत करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये था, हमने जो है अपने दिमाग के थ्रेड्स को खोला, अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे, ये सारे आयाम को सोसाइटी पे हमने फिट पाया, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव आयाम हो और उसका विरोधाभास भी हो। तो इसका हम कंक्लूजन कैसे करेंगे कि ये सत्य है कि जो व्यक्ति पहले कार्य करता है उसे सफलता जल्दी मिलती है, लेकिन यह भी सत्य है कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पे कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र या किसी भी समय अपनी जीवन की दिशा बदल सकता है डियर एस्पिरेंट्स। तो आई होप इस लेक्चर के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से मैंने जो भी चीज़ें कन्वे करने की कोशिश करी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप तक आसानी से पहुंचा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।